पे अब भी इतनी तेजी होने के बाद भी लॉन्ग्स की ही सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की आ रही है। ठीक है, ये तो एक टेक्निकल चेक हुआ। क्विकली गौरांग से भी समझते हैं। गौरांग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत दिन बाद आप भी आए। 2023 का ये आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है। 2024 के लिए आप आउटलुक क्या लेकर चल रहे हैं हमारे व्यूअर्स के साथ जो शेयर करेंगे? धन्यवाद प्रियंका जी, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो सबसे पहले तो नए वर्ष 2024 की आपको, डिम्पी को, अभिषेक को, पूरे 80 नाउ स्वदेश की टीम, मंच पर उपस्थित महानुभाव और सभी दर्शकों को हमारी कंपनी जियोजित और हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और परमात्मा से प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्य बना रहे। उम्मीद तो बहुत सारी है प्रियंका जी 2024 से, लेकिन थोड़ा बहुत अनुमान ये भी है कि पहले आधे हिस्से में 2024 के जनवरी 2024 से लेकर के शायद मई जून 24 तक थोड़ी उठापटक वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। तीसरी तिमाही के नतीजे का आगाज होगा दूसरे हफ्ते में जनवरी 2024 में। उसके पश्चात बजट पेश किया जाएगा माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी। ज्यादा फेरबदला होने की संभावना कम है क्योंकि बजट ऑन अकाउंट होगा, कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होगा, लेकिन जो आवश्यक चीजों में बदलाव करना है और जो नई चीजें लानी है वो आएगी। उसके बाद तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही के नतीजे और उसके पश्चात लोकसभा के चुनाव। हर एक गिरावट में खरीदारी की पहले तो राय है और हमारा अनुमान यह कहता है कि इस वर्ष जैसे हमने करीबन 20% का रिटर्न देखा है सेंसेक्स निफ्टी में, उसकी तुलना में शायद 2024 में एक बहुत ही कॉन्जर्वेटिव अगर रिटर्न का अनुमान में लगा सकूं तो वो है 12 से 15% जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक। खाली एक ही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और नेचुरल डिजास्टर्स या फिर कैलामिटी, इस प्रकार की चीजों पर अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रार्थना तो यही रहेगी कि ऐसा कुछ देखने ना मिले 2024 में, और अगर ऐसा ही होता है तो शायद ये जो रिटर्न की मैंने औसतन दर बढ़ाई है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। अच्छे क्षेत्र पर, अच्छी कंपनियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा और सभी दर्शक मित्र और निवेशकों के एक अनुमान है कि ये जो गूगल और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है जहां पर आपको बेतुकी जानकारी मिलता है बिना किसी बुनियाद के, उससे दूर रहे। आपसे मैं जरा पता करूंगा, अभी ये 15 मिनट के बाद खुल जाएगा क्योंकि अभी बजे हैं 2:45, तो 15 मिनट बाद इसमें फिर से ट्रेडिंग होगी, लेकिन क्योंकि डेरिवेटिव का ट्रेड है इसलिए खुलेगा। लेकिन ये 20% पे अभी तो लॉक है और 2-4 मिनट पहले हुआ है, तो आप समझ लीजिए करीब 3:10 पे वापस खुलेगा। देखते हैं क्या होता है इसमें भी। और सर गौरांग सर, ये वोडाफोन आइडिया को लेकर ना काफ़ी मार्केट में बज़ है कि 23-24 का हो जाएगा। कुछ बज़ ये भी है कि राधा किशन दमानी का नाम भी आ रहा है बीच में कि शायद उन्होंने भी कुछ बाय किया, लेकिन ये सभी सोर्सेज माउथ से हैं। सर आपकी कैलकुलेशन, आपकी रीडिंग क्या कहती है वोडाफोन आइडिया पे? के आधार पर उछाल पे बेचने की राय है। ये मार्केट को तो बहुत चीज लगती है और अभी मैंने कुछ समय पहले ही बताया कि ये जो बातें चलती है ना शेयर बाजार में, व्हाट्सएप पे या फिर जो भी एक्स, ट्विटर वगैरह वगैरह जो भी है, जो विश्वविद्यालय मायना जाते हैं अनधिकृत जानकारी को लेकर के, तो ये सब चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान। और मैं चाहता हूं डिम्पी के एक तीसरी सक्षम मजबूत सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी खड़ी हो जो जियो और भारतीय एयरटेल का मुकाबला कर सके, क्योंकि फिलहाल तो ड्यूपोली है। 5G को लेकर के जो निवेश करना है टेक्नोलॉजी में, उसके ऊपर कोई कारोबारी विस्तार योजनाओं को लेकर के टिप्पणियां नहीं आई है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। महीने दर महीने उपभोक्ताओं की संख्या में, लाखों की संख्या में कमी देख रहे हैं आप। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो देखिए, मैं बुनियादी तर्क के आधार पर मापदंड करता हूं, तो लोग क्या कहते हैं उस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। मैं तो यही कहूंगा और बुनियादी तर्क के आधार पर वोडाफोन आइडिया पर हमारी मुनाफा वसूली या फिर बेचने की राय। इस साल डबल हुआ है, अमेजिंग रिटर्न्स। हमने तो 400 के भी नीचे के स्तर देखे और 800 भी देख लिया इसी साल में। लेकिन एक और कंपनी है जो उसकी कॉम्पिटिटर अशोक लेलैंड, हालांकि निफ्टी से अगर तुलना करेंगे तो रिटर्न 20% के आसपास निफ्टी चला है और अशोक लेलैंड में भी 22-23% के आसपास की तेजी हमने इस साल देखी है। 2024 में क्या इससे थोड़ी ज्यादा की उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि बातें अच्छी होती है इसके बारे में,
फंडामेंटल्स को लेकर कोई शक नहीं है, क्या सलाह देंगे आप इसको लेकर? अभिषेक, ज्यादा की परिभाषा शेयर बाजार में कोई सीमा नहीं होती है, ज्यादा सभी को चाहिए होता है। लेकिन हाँ, शेयर बाजार में उसी आधार के हिसाब से अनुशासन के साथ कामकाज करना चाहिए। तो आपने प्रश्न पूछा है तो मैं इसका उत्तर देता हूं अशोक लेलैंड पर, और दो विकल्प जो हमें अच्छे लगते हैं वो भी आपको बताना चाहूंगा। तो ये अंतर इसलिए है अभिषेक, क्योंकि अशोक लेलैंड केवल मात्र कमर्शियल व्हीकल बनाती है, एलसीवी, एमसीवी और एचसीवी। टाटा मोटर्स दूसरी जगह पर एसयूवीज, पीवीज, हाई एंड एसयूवीज, लग्जरी एसयूवीज जेएलआर के रूप में, और कमर्शियल व्हीकल का कारोबार भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है, डीजल ड्रिवन व्हीकल्स भी है, वगैरह वगैरह। तो पूरा एक पोर्टफोलियो इनके पास, इसलिए ये अंतर आपको दिख रहा है। लेकिन अशोक लेलैंड पर भी दोनों ही के ऊपर खरीदारी गिरा है। अशोक लेलैंड पर हमारा अनुमान है कि 225, 230 अभी तक जो नतीजे देखे हैं, और ये जो तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के नतीजे देखेंगे, उसके पश्चात अगर लक्ष्यांक को ऊपर की तरफ साधना है तो वो साध देंगे। लेकिन फिलहाल 220, 230 के लक्ष्यांक है अशोक लेलैंड पर। ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनी पावर ग्रिड, मेरे ख्याल से 235, 240 के आसपास मौजूदा स्तर। इस साल ही 3 डिविडेंड दिया है, कुल मिलाकर के 15 रुपए का, और एक मेरे ख्याल से बोनस की भी घोषणाएं कर दी थी। ये अच्छी लगती है कंपनी। और इसी क्षेत्र, ये तो ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनी होगी, लेकिन ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर मेरे ख्याल से स्तर करीबन 300, 350 के आसपास होगा टाटा पावर का। तो जो भी घोषणाएं मैनेजमेंट ने की है टाटा पावर को लेकर के, वो काफी अच्छी लगती है। 330 के आसपास मौजूदा स्तर, शायद ये आपको 450 के तरफ ज्यादा जाता हुआ नजर आएगा। ये जो विकल्प हमने सुझाए हैं अभिषेक, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, तो इसके लिए समय देना, पर्याप्त समय देना आवश्यक होगा लंबी अवधि के लिए। ठीक है, तो ये बड़े ट्रेंड्स क्या रहे, और ऑफ कोर्स दिसंबर के ऑटो सेल्स फिगर्स भी आने हैं। सृष्टि हमारे साथ बनी हुई हैं, ऑटो को ट्रैक करती हैं, उनसे समझते हैं कि बड़े ट्रेंड्स उन्हें क्या दिख रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए। सृष्टि, अक्टूबर नवंबर वहाँ तो काफ़ी अच्छी फेस्टिव स्पिरिट थी, दिसंबर के सेल्स फिगर्स कैसे दिख रहे हैं, और अदरवाइज पूरे ट्रेंड कैसे दिखे आपको 2024 के लिए? तो साल 2023 ऑटो सेक्टर के लिए जबरदस्त रहा, जहां पे हमने देखा कि एसयूवीज की डिमांड थमती भी नहीं नजर आई, पर हाँ, कंपनीज ने कई सारी जो वेटिंग पीरियड्स थे उनको जरूर कम करने की कोशिश करी। और इसके अलावा टू व्हीलर्स का एक मेजर रीबाउंड और एक मूव हमने वहां पे देखा। हालांकि फर्स्ट हाफ में वो थोड़ा सुस्त जरूर थे, बट जो फेस्टिव सेल्स थी वो टू व्हीलर्स में बहुत जान डालती हुई दिखी, और टू व्हीलर स्टॉक्स में भी एक तेज दौड़ हमने आती हुई देखी। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ठीक ठाक साल देखने को मिलेंगे, पर ट्रैक्टर डिवीजन के लिए हम देखें तो महीने दर महीने हमने गिरावट ही देखी है। ट्रैक्टर्स और कमर्शियल व्हीकल्स, उम्मीद है कि साल 2024 जो है उनके लिए अच्छा रहेगा। खास तौर से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, बस सेगमेंट से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। पर अब बात करें दिसंबर महीने की और साल 2024 में किस तरीके के आप आंकड़े देख सकते हैं, तो दिसंबर महीने से कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं कि थोड़ा सा दिसंबर और जनवरी का महीना सुस्त रह सकता है, क्योंकि हिंदू रिलीजन में खरमास लग चुका है और इसके मुताबिक ज़्यादा नई बाइंग्स नहीं होती हैं, थोड़ा हाथ पीछे खींच लेते हैं लोग। इसके चलते जो है बाइंग इतनी ज़बरदस्त नहीं हुई है, पर साथ ही साथ जो कंपनीज की इन्वेंट्री थी, पूरा फोकस उस पर था कि इन्वेंट्रीज को कम किया जाए, ताकि जो नए साल से जो नई गाड़ियाँ आएंगी वो दूसरी रिफ्रेशर्स आएँ, और साथ ही साथ कई सारे प्राइस हाइक्स भी होने वाले हैं जनवरी महीने में। कई सारी पैसेंजर व्हीकल्स अपने गाड़ियों के दाम बढ़ा रही हैं, वो ऑलरेडी अनाउंस है। पर दिसंबर महीने में अब आपको बता दें कि कौन से सेगमेंट से क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले आप अगर देखेंगे कि टू व्हीलर सेगमेंट में, तो यहाँ पे सभी कंपनी से अच्छी उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि इस बार टीवीएस मोटर्स थोड़ा एक्सेप्शन जरूर रह सकता है, जहां पे 3 लाख यूनिट्स की हमें उम्मीद है, और महीने दर महीने करीब ये 17% की डिक्लाइन होगी। वहीं अगर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बात करें तो वहां पे भी अच्छी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। हालांकि महीने दर महीने थोड़ा सा मॉडरेशन जरूर है, पर इसमें हम मारुति सुजुकी को देखेंगे तो वहां पे 18% का जो गिरावट जरूर हम देख सकते हैं, क्योंकि प्लांट शटडाउन एक वो करते हैं साल के अंत में, तो उसके चलते
एक इम्पैक्ट रहेगा। ट्रैक्टर डिवीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम जैसा आपको बता रहे थे कि जो रेनफॉल है उसका एक डेफिसिट होते हुए दिखा है। कई सारे एरियाज में ठीक तरीके से बारिश नहीं हुई है और इसका इम्पैक्ट आप ट्रैक्टर बिक्री पे भी देखेंगे। और जो दक्षिण भारत है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। 20% तक की डिक्लाइन महीने दर महीने हम एस्कॉर्ट्स और M&M में उम्मीद कर रहे हैं। आखिरी में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो जी हाँ, महीने दर महीने एक बढ़त जरूर है, पर यहाँ पे बस सेगमेंट्स काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है और इन सभी कंपनीज से अच्छे ही आंकड़ों की उम्मीद है। चाहे आप अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, VECV या टाटा मोटर्स को देख ले तो यहाँ पे करीब 14 से 26% की हम बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की बिक्री जो कि लीडर है इस सेगमेंट में वो सपाट रह सकती है। तो ये कुछ उम्मीदें हैं दिसंबर और आने वाले साल में 2024 से।